किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक बार फिर अपने इस कृषि शोध फार्म पर अपने आगंतुक जो हमारे साथी हैं इनके साथ अपने जीवाणु संवर्धन इकाई पर मौजूद हैं। मैं अपने इन साथियों का अपने इस जीवाणु संवर्धन इकाई पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने साथियों से जीवामृत के बारे में बात करूंगा और इन्हें बताने का प्रयास करूंगा कि ये जीवामृत हम किस तरह से बनाते हैं और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने जीवामृत बनाया है इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसे हमें बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी। हमें मालूम है कि हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशी का, फफूंदीनाशी का बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग करते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि हमारे किसान भाइयों के जो खेत हैं उनमें पेड़ नहीं हैं, छाया नहीं है, और जब गर्मी पड़ती है तो हमारी जो धरती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारे द्वारा खेतों में इंसेक्टिसाइड डालने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो हमारी जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु थे वो मर गए, और उनके मर जाने की वजह से हमारे खेत में जो हम जैव पदार्थ डालते हैं वो अब नहीं सड़ता है, यानी कि हमारे खेत में ह्यूमस नहीं बनता, जीवांश कार्बन नहीं बनता है, और जो हमारी भूमि की उर्वरता है वो निरंतर गिरती जा रही है। और उर्वरता गिरने की वजह से हमारे जो किसान भाइयों की कृषि उत्पादन लागत है वो निरंतर बढ़ रही है। तो हमारा मकसद ये है कि हमारे किसान भाइयों की कृषि उत्पादन लागत ना बढ़े और जो उत्पादन हमें मिले वो गुणवत्तापूर्वक हो, रसायन मुक्त हो। तो उसी मकसद से हमने ये जीवामृत बनाया है। और इस जीवामृत को बनाने के लिए हमने अपने जो हमारे कैंपस में ही बड़ा का पेड़ है उससे सूक्ष्म जीवाणुयुक्त मिट्टी हमने 5 किलो से लिया है। अगर कोई किसान भाई अपने यहाँ बनाना चाहता है तो मैं उसे ये सलाह दूंगा कि वो अपने गांव के किसी पुराने बड़ के पेड़ या पाखड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ हो या गुलर का पेड़ हो या उनके गांव के पास कोई जंगल हो उसमें कोई पुराना पेड़ हो, हाँ, उसमें कोई वहाँ आता जाता ना हो, यानी कि किसी इंसान का दखल ना हो। कुल मिलाकर ये है कि वहाँ रसायन नहीं गया हो। मानो कोई आदमी वहाँ गया है, रसायन मशीन ले गया, उसने मशीन को वहाँ धोया है और वहाँ केमिकल पहुँच गया, तो वहाँ से हमें सूक्ष्म जीवाणु की मिट्टी नहीं लेनी। और उसकी खास पहचान ये भी है कि जिस पेड़ के नीचे से आप मिट्टी लें तो उस पेड़ पे चिड़िया बैठती हों, चिड़िया बीट करती हों, उस पेड़ के पत्ते वहाँ नीचे गिरते गलते सड़ते हों, तो आप देखेंगे उस पेड़ के नीचे की मिट्टी थोड़ी सी बुझबुझी टाइप की, काले से रंग की, हल्की मिलेगी आपको। अगर आपको ऐसा मिले तो समझ लीजिए कि इसमें सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये जीवामृत बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी रखनी है। जो मिट्टी आप लेके आएँ उसमें सूक्ष्म जीवाणु होने चाहिए। अगर सूक्ष्म जीवाणु की मिट्टी आप नहीं ला पाए फिर आप मेहनत करते रहिए, आपका ये कल्चर सही से नहीं बन पाएगा। जितनी अच्छी आप मिट्टी लेकर आएंगे जिसमें सूक्ष्म जीवाणु ज़्यादा होंगे उतना ही जल्दी आपका ये बन जाएगा। तो हमने ये अब से पहले 4 महीने पहले बनाया था, और इसमें हमने 5 किलो मिट्टी, 5 किलो गुड़ और 5 किलो बेसन डाला था बनाने के समय। और उसको बाद जब हमने बनाया तो डंडे से चलाया ताकि वो उसमें जो उसका राशन है वो घुल जाए। हम उसमें गुड़ जो डालते हैं, बेसन डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु जीव हैं उनको खाने के लिए भोजन चाहिए और उनकी खुराक है गुड़ और बेसन। फिर पहली बार डालने के बाद फिर 15 दिन के बाद हम इसमें दोबारा से 3 किलो गुड़ और 3 किलो बेसन डालते हैं। 15 दिन के बाद फिर उस डंडे से चलाते रहते हैं। अगर इसमें कोई काली लेयर आती है, भूरे रंग की लेयर आती है तो छलनी की सहायता से उसे बाहर निकाल देते हैं। वो लेयर जो है वो नेगेटिव पैथोजन हो सकते हैं, वो हानिकारक जीवाणु हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको उसमें न पनपने दें, उन्हें बाहर निकाल दें। हमें जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको ही संवर्धन करना है। जब 15 दिन के बाद हम 3 किलो गुड़ और 3 किलो बेसन डाल देंगे, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद हम 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डालेंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी तब तक हमारा जीवामृत बनकर तैयार ना हो। हर 10 दिन के बाद हम डालते रहेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? और इसकी पहचान ये है, जब बनकर तैयार होगा तो ये आप दिखाएं जरा इधर, तो ये इस तरह के कलर का होगा।
यानी कि मौसमी, नारंगी, संतरे का जूस होता है इस तरह का होगा। और जो थोड़ा आप देखेंगे इस तरह चिपचिपापन होगा और थोड़ा गाढ़ा होगा ये। और जो हमारा साधारण पानी है उसके मुकाबले ये छूने में ठंडा होगा। जब ये स्थिति पैदा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारा जीवामृत बनकर तैयार है। अब बात आती है इसको डालने की। तो इसका 20 लीटर जीवामृत हम इस तरह की सूखी गोबर, इधर दिखा दीजिए, इस तरह की सूखी गोबर 1 कुंटल या 1.25 कुंटल आप लेंगे और इसमें से 20 लीटर निकाल के इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ में जीवाणुओं को खाने के लिए 3 किलो चीनी और 3 किलो बेसन उसमें मिला देंगे। उसको 48 घंटे रखेंगे। फिर जब आप धान की फसल में डालें, किसी फसल में डालें, तो बुआई से पहले या आखिरी जुताई से पहले पलेवा की उसको बखेर करके जुताई कर दें। यानी कि इस घन जीवामृत को जो हमने गौर में मिलाया है अपना जीवामृत, उसे हमें अपने खेत में पहुंचाना है। उसके ज़रिए हमारे सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी में पहुंच जाएंगे। और जब हम इसको डाल देंगे तो हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता, उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी और फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो जो हम अपने खेत में जैव डालेंगे या जो भी जैव पदार्थ डालेंगे वो उसको खा के, सड़ा के उसको भी प्रति कर देगा और हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी और जो हम फसल बोएंगे उसमें कृषि उत्पादन लागत कम आएगी और उत्पादन अच्छा होगा, रसायन मुक्त होगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे किसान भाई हैं, बहुत लोग जुड़े हैं और जीवामृत बना रहे हैं और वो खाली जीवामृत बनाकर ही ये मान रहे हैं कि हमारा प्राकृतिक खेती हो गया। ठीक है, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए तो खेती की जाती है, उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की सभी इकाइयों की भूमिका है, लेकिन सूक्ष्म जीवाणुओं की ज़्यादा भूमिका है। तो हमें सभी प्रकृति की इकाइयों को बरकरार रखना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी थोड़ी सोच को बदलें, अपनी सोच को थोड़ा प्राकृतिक हम करें, प्रकृति की इकाइयों को देखने की अपनी नज़र के नज़रिए को थोड़ा गहरा करें। हर प्रकृति में जो इकाई है उसकी महत्ता को, उसकी भूमिका को हम समझें, उसे बरकरार रखें। प्रकृति में जहाँ पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, या मेंढक है, मछली है, कछुआ है, उन सब का इसमें रोल रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों की जो है मोटी मोटी मेड़ बनाएं और उन मेड़ों को इस हिसाब से बनाएं जब पहला पानी हो, बारिश हो, तो बारिश का पानी जो है हमारे खेत से बाहर न निकले और हमारी धरती माँ की कोख प्यासी ना रहे। क्योंकि हम मेड़ बनाएंगे, उन पर पेड़ लगाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और हर तरह के पेड़ लगाएं। तो हर तरह के हम पेड़ लगाएंगे, हर तरह का पक्षी उस पर आके बैठेगा, क्योंकि हर पक्षी का बैठने का ठिकाना, उसका आशियाना अलग अलग होता है। तो पक्षी वहाँ रहेंगे तो हमारी फसलों की कीटों से देखभाल करें। अगर आपको संभव हो सके तो अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब आप बनाएं। अगर तालाब नहीं बना सकते हैं, जो आपके खेत के आसपास कोई बड़ा तालाब है उसका आप जीर्णोद्धार करें, उसमें पानी रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप खेती करने के साथ साथ पशुपालन जरूर करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें और जो फसल अवशेष हमारे खेत में हैं हम छोड़ते हैं उसको ना जलाएं और की फसल अवशेष को खेतों में पड़ा देने दें और अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार अपनी मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए फसल चक्र अपनाकर परंपरागत तरीके से प्राकृतिक चले जाएं। मैं अपने सभी साथियों से जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे फार्म पर आए। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।